नमस्कार, मेरा नाम सूरज सिंह है। मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ भारत की जनता को। तो इससे बताने से पहले मैं कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ आपको, इनको देखिए कृपया करें। ये पहली स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन का टाइटल है। ये दूसरी स्लाइड है जो लैंड एक्विजिशन के बारे में और कन्वेंस डीड के बारे में बताती है। ये तीसरी स्लाइड है जो लॉ इन्वॉल्व होता है, कानून इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में बताती है। ये चौथी स्लाइड है जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बारे में बताती है। और अभी देखिए आप, ये पांचवी स्लाइड है जो स्टेट मैनेजमेंट के बारे में बताती है। जो छठी स्लाइड है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताती है। ये सातवीं स्लाइड है जो बिल्डिंग परमिट के बारे में बताती है। ये आठवीं स्लाइड है जो बिल्डिंग परमिट के बारे में फिर बताती है, बिल्डिंग परमिट के बारे में, प्रोसेस के बारे में। नौवीं फिर बिल्डिंग परमिट के बारे में बताती है। ये 10वीं स्लाइड है जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में बताती है। 11वीं स्लाइड है जो फिर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में बताती है। ये 12वीं स्लाइड है फिर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में बताती है। और उसके बाद ये 13वीं स्लाइड है, वो भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में बताती है। 14वीं स्लाइड है जो मटेरियल्स के बारे में। 15वीं स्लाइड फिर मेटल्स के बारे में। 16वीं स्लाइड फिर मटेरियल्स के बारे में। 17वीं स्लाइड मटेरियल के बारे में। 18वीं स्लाइड जो है मटेरियल्स के बारे में। 19वीं स्लाइड जो है केयर क्या करें उसके बारे में। और 20वीं जो स्लाइड है वो धन्यवाद के रूप में। अब आप शो देखिए, इसका स्लाइड शो। देखिए पहली स्लाइड, उसके बाद ये टाइटल की है। देखिए ये दूसरी स्लाइड है एक्विजिशन के बारे में। ये तीसरी स्लाइड है लॉस के बारे में। ये चौथी स्लाइड है मैनेजमेंट के बारे में। ये फिर पांचवी स्लाइड है मैनेजमेंट की। इसके बाद छठी है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की। फिर से सातवीं है बिल्डिंग परमिट के प्रोसेस ए की। इसके बाद फिर आठवीं है प्रोसेस की। इसके बाद 9वीं स्लाइड है बिल्डिंग परमिट प्रोसेस की। फिर 10वीं स्लाइड है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की। 11वीं स्लाइड है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की। फिर 12वीं स्लाइड है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की। 13वीं स्लाइड है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। ये है 14वीं स्लाइड मटेरियल्स की। ये है 15वीं स्लाइड मटेरियल्स की। ये फिर है 16वीं स्लाइड मटेरियल्स की। ये है 17वीं स्लाइड मटेरियल्स की। ये है 18वीं स्लाइड मटेरियल्स की। 19वीं स्लाइड केयर क्या करें। इसके बाद है 20वीं स्लाइड धन्यवाद की। और अभी मैं आपको एक एक करके इन सभी स्लाइड्स में क्या लिखा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में वो बताना चाहता हूँ। कृपया ध्यान देकर सुनिएगा। ये देखिए पहली स्लाइड प्रेजेंटेशन है जो आपको दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन बिल्डिंग्स के बारे में, भवन निर्माण के बारे में। इसमें गाइडलाइंस क्या है, जनरल गाइडलाइंस प्रैक्टिकल, भारत की जनता के लिए, भारत के पब्लिक के लिए, भारत की आम पब्लिक जाने, कॉमन सामान्य आदमी, सामान्य गण उसको जाने, ये बताती है। इसके बाद हम दूसरी में बताते हैं आपको। देखिए अब ये दूसरी स्लाइड है। इसमें लैंड एक्विजिशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी जिम्मेदारी है। कन्वेंस डीड जो एग्रीमेंट होता है ऑनरशिप का, वो किसकी जिम्मेदारी है, ये बताती है कि ये जो ऑनर होता है वो खुद ही कराता है, अथॉरिटी के थ्रू या म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू, या कोई भी
कोड्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, उसके थ्रू ये करानी पड़ती है ऑनर को। ये रीड बिल की स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, कुछ पेमेंट वगैरह होती है 6% के आसपास जो उनकी ज़मीन की कीमत होती है। ये उस पर्पज़ के लिए हमने दिखाई है। ये जनरल है, इंफॉर्मेटरी है, आपको जानना जरूरी है इसलिए दिखाया गया है। अब आप अगली स्लाइड देखिए। ये स्लाइड 3, इसमें लॉस कौन कौन से इन्वॉल्व है इसके अंदर, कानून जिसको हम कहते हैं, नियम। ये बताती है नेशनल बिल्डिंग कोड है इन्वॉल्व इसमें, भारत का नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 जो कि तैयार हुआ है, इन्फोर्स हुआ है। म्यूनिसपैलिटीज कुछ ने तो इनको ले लिया है, अभी अडॉप्ट कर लिया है, कुछ ने अभी नहीं किया है। पूरे देश की म्यूनिसपैलिटीज, पूरे देश की अथॉरिटीज को इनका अडॉप्ट करना है। ये बहुत बड़ा कोड है, इसके अंदर सारे प्रोफेशनल्स का, मटेरियल्स का और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत आवश्यक है, कानूनी है। वैसे तो ये एडवाइजरी कोड है, लेकिन ये मैंडेटरी म्यूनिसपैलिटीज या वो अथॉरिटीज जो इन्वॉल्व होंगी बिल्डिंग परमिट में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, सुपरविजन में, वो इनको अमेंड करेंगी, अडॉप्ट करेंगी। ये बहुत जरूरी होगा आगे से, इसके बिना बिल्डिंग्स नहीं बन पाएंगी। इसमें सारे कोड्स दिए गए हैं, खास तौर से भूचाल का इसमें लिया गया है कोड, जो बहुत जरूरी है। पिछले वर्षों को देखते हुए जो बहुत सारे मकान गिर गए थे। और उसके बाद आप देखेंगे सिविल प्रोसीजर कोड्स लागू होता है, सेफ्टी के कानून लागू होते हैं, बिल्डिंग सर्विसेज लॉज लागू होते हैं, जो कि बिल्डिंग सर्विस इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, एयर कंडीशनिंग वगैरह वगैरह इत्यादि इत्यादि। आप अगर देखिए कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशंस बहुत जरूरी हैं हर मटेरियल्स के लिए, हर एक्टिविटीज़ के लिए, वो सब इसमें ली जाती हैं। स्टैच्यूटरी प्रोविजंस हम कहते हैं, रेगुलेशंस कहते हैं, स्टैच्यूटरी कानून के नियम के बनाए हुए प्रोसीजर्स, ये सारे के सारे आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये नंबर 4 पर जाते हैं। नंबर 4 में आप देखेंगे प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट उसको हम कहते हैं प्रबंधक। पर्सनल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट में, आप देखेंगे इसमें आर्किटेक्ट है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, उसके बाद प्रूफ इंजीनियर है, बिल्डिंग्स की सर्विसेज का इंजीनियर है, एस्टिमेशन इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, सुपरवाइजर्स हैं और फोरमैन है, स्किल्ड वर्कर्स हैं। इन सब की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किसी न किसी रूप से जिम्मेदारी होती है। जैसे आप देखेंगे आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी पूरी प्लानिंग की है, इसकी सेटिंग की है आर्किटेक्चरल एंगल से। स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो कि पूरा आपका स्ट्रक्चर का, बिल्डिंग के फ्रेम का, जिसमें स्लैब, बीम्स, शियर वॉल्स, फाउंडेशन सभी कुछ आते हैं। सरिये का डिज़ाइन, कितना थिकनेस होनी चाहिए स्लैब की, कॉलम का साइज कितना होना चाहिए, बीम कितनी होनी चाहिए, सारे एंगलों से देखकर वो आपको ड्राइंग बनाकर डिटेल्स देते हैं। प्रूफ इंजीनियर जो उनके डिज़ाइन को फर्दर चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं वो सही किए गए हैं। इसके अलावा बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियर्स, बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियर वो होते हैं जिन्होंने प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल, एयर कंडीशनर, लिफ्ट वगैरह की सारी कोऑर्डिनेशन डिज़ाइन करना होता है, अपने ड्राइंग्स देते हैं वो। अब बाद में बताएंगे किस तरह की ड्राइंग होती है। इसके अलावा एस्टिमेशन इंजीनियर जो कि पूरी कॉस्ट बताते हैं, बिल्डिंग में कितनी कॉस्ट आ सकती है, वो पूरे एंगल को देखते हैं, पूरी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, मटेरियल्स को, लेबर को, मशीन्स को, और जो भी उसके अंदर खर्चे आते हैं वो सब देख कर एस्टिमेट लगाते हैं। इस हिसाब से आप देखिए कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जो साइट पर काम कराते हैं, जिनको हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बोलते हैं, साइट इंजीनियर बोलते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर बोलते हैं, वो पूरी की पूरी एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट कराते हैं, सुपरवाइज भी करते हैं, पूरे सुपरवाइजर्स हैं। इसके अलावा कंसल्टेंट्स भी होते हैं जो उनके ऊपर भी चेक करते हैं, और फिर फोरमैन जो साइट पर डायरेक्टली काम लेबर से लेते हैं, वर्कर्स से लेते हैं, और स्किल्ड वर्कर्स, वो वर्कर्स उनको पार्टीशंस कहते हैं इंग्लिश में, और कारीगर कहते हैं हिंदी में, राजमिस्त्री भी कहते हैं उनको। और ये सब लोग एक टीम की तरह, अच्छी टीम की तरह जब तक नहीं होंगे तो काम अच्छा नहीं हो सकता है। अच्छे काम करने के लिए इनको गठजोड़ बहुत जरूरी है, एक कोऑर्डिनेशन टीम होती है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, ये है स्लाइड नंबर 5 हम जा रहे हैं। ये है स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट का मतलब सरकार से है कि सरकार के कौन कौन से लोग इसके अंदर शामिल हैं। इसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है, उसके बाद आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेट ऑफिसर्स, ये ज़्यादातर अथॉरिटीज़ के होते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग ऑफिशियल, इसमें इंजीनियर्स होते हैं सरकारी एम्प्लॉयमेंट पर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पर, जिसमें चीफ इंजीनियर, एससी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर्स जो बिल्डिंग को डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा फायर सर्विस का डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट, पुलिस, ये सब
ये सारे के सारे सरकारी मुलाजिम, गवर्नमेंट सर्वेंट्स या पब्लिक सर्वेंट्स जिनको हम कहें, स्टैट्यूटरी लेवल पर ये आपके मकान में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से, सीधे तौर से या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये सारे के सारे आपके मकान में सहयोग देते हैं और उनका सहयोग के बिना आपका मकान कंप्लीट नहीं हो सकता है। उसके बाद हम देखें आगे जाकर, तो आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं आपकी कंस्ट्रक्शन में, मकान में। ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें बिल्डिंग परमिट आता है जिसके बिना आप मकान बना नहीं सकते हैं। इसके बाद फाउंडेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उसके बाद सुपरविजन सर्टिफिकेट, उसके बाद स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, उसके बाद कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। ये सारे सर्टिफिकेट आपके मकान के लिए, मकान के पूरी नियमित बनाने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्डिंग परमिट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, जैसे मैंने बताया था। फाउंडेशन कंप्लीशन, फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन के बाद होती है, कंप्लीट जब हो जाती है। सुपरविजन जब पूरी कंस्ट्रक्शन आपकी हो जाती है तब इश्यू होता है सुपरविजन सर्टिफिकेट। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट भी इश्यू तभी होता है जब तक आपका स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है सही तरह से। कंप्लीशन पूरा मकान बनने के बाद इश्यू होता है ऑक्यूपेशन, उसमें आप रह सकें। ये सर्टिफिकेट्स बहुत ज़रूरी हैं आपका मकान को नियमित करार देने के लिए या कानूनी उसको अप्रूवल देने के लिए, लीगल अप्रूवल। इसके बाद आप अगर देखें तो ये है नेक्स्ट स्लाइड नंबर 7। बिल्डिंग परमिट का प्रोसेस क्या है कि हम कहते हैं आपको बिल्डिंग परमिट प्रोसेस, ये हमने इसको टाइटल दिया है बिल्डिंग परमिट प्रोसेस। इसमें आर्किटेक्चरल सबमिशन, आर्किटेक्चरल सबमिशन में क्या क्या होता है देखिए। FAR का मतलब है फ्लोर एरिया रेशियो, टोटल कवरेज आप कितने ले रहे हैं प्लॉट के एरिया के हिसाब से, उसको एक कहते हैं 100% है, 150% है, 140% है, 120% है, प्लॉट के एरिया के हिसाब से टोटल कवरेज। जैसे बेसमेंट कभी लेते हैं, अगर ये बेसमेंट रेजिडेंशियल स्टोर के लिए तो नहीं ली जाती है, पार्किंग के लिए तो नहीं ली जाती है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स सबमिट होती हैं सारी, उसकी डिटेल्स सबमिट होती हैं। उसके अलावा वेरियस फ्लोर्स प्लान, हर फ्लोर के नक्शे, ड्राइंग्स, उनके सेक्शन काट कर कहाँ क्या दिखता है, सेक्शंस बोलते हैं उसको। और एलिवेशंस, सामने खड़े होकर देखें तो कैसा दिखता है, एलिवेशंस। ओपनिंग्स स्केड्यूल, ओपनिंग्स स्केड्यूल का मतलब है डोर्स, विंडोज, वेंटिलेटर्स जहाँ भी आते हैं उसको ओपनिंग्स कहते हैं। और आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशंस क्या है वो तो उसमें लिखी जाती है। ये ड्राइंग्स के ऊपर सब कुछ होता है या साथ में अटैचमेंट होती है, इसको कहते हैं आर्किटेक्चरल सबमिशंस के डॉक्यूमेंट्स। ये सारे तैयार करना बहुत जरूरी है, इसके बिना ये बिल्डिंग परमिट के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती है। ये रहा आपका बिल्डिंग परमिट प्रोसेस। ये अभी हम अगले पे जाएंगे। देखिए ये है बिल्डिंग परमिट प्रोसेस बी। इसमें स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स हमने दी है। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं देखिए। इसमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स एंड डिटेल्स, फाउंडेशंस, वेरियस फ्लोर्स, जैसे पहले बताया था हर फ्लोर की वेरियस फ्लोर्स, फ्रेमिंग प्लान, हर फ्लोर के फ्रेम के प्लान, कहाँ कॉलम आएगी, कहाँ बीम आएंगे, स्टेयर केस के डिटेल्स, सेक्शन, रीएनफोर्समेंट जिसको हम सरिया बोलते हैं हिंदी में, रीएनफोर्समेंट की डिटेल्स पूरी की पूरी, बार बेंडिंग स्केड्यूल्स, बार बेंडिंग स्केड्यूल, सरिये का साइज कैसा हो, कैसी शेप हो, स्पेसिफिकेशंस, ये सारे के सारे डिटेल्स स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स को जाती हैं। और ये सारी सबमिट हो ना हो लेकिन तैयार करना आवश्यक है बिल्डिंग परमिट प्रोसेस बी में। उसके बाद बिल्डिंग परमिट प्रोसेस सी, इसमें सर्विसेज सबमिशंस, बिल्डिंग के सर्विसेज के सबमिशंस, इसमें इलेक्ट्रो मैकेनिकल ड्राइंग्स,
डिटेल्स, HVAC, ड्राइंग्स, प्लम्बिंग की ड्राइंग्स, प्लम्बिंग में वाटर सप्लाई और सीवरेज आता है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, सीवरेज, ड्राइनेज, रूफिंग, ड्रेनेज, वेरियस फ्लोर्स एंड प्लांट्स, सेक्शंस उनके, डिजाइन्स, शॉप ड्राइंग्स, स्केड्यूल्स, स्पेसिफिकेशंस, ये सब आता है बिल्डिंग प्रोडक्ट के नेक्स्ट प्रोसेस में। सी में जैसे हमने कहा है सी एक्चुअली होता नहीं है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आएंगे। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस तो बिल्डिंग प्रोसेस हो गया, परमिट आपको मिल गया, आपको काम शुरू करना है, तब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ऐसे इसका हमने कहा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ए, इसमें प्रैक्टिकल इसको कहते हैं वर्क्स एग्जीक्यूशन। वर्क्स एग्जीक्यूशन में पहला काम है अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। इसके बाद है ऑल बिल्डिंग्स सर्विसेज डिजाइन, कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूशन, कोऑर्डिनेशन करना। उसके बाद प्रोसिक्यूशन इन पैरेलल एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये सब मैनेजमेंट के हिस्से हैं।